डेथ एंड मी। अध्याय 16 आगमन। रीन और रोआन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने अपने माता पिता की बातचीत से बस इतना ही सुना था कि एक और जनजाति उनसे मिलने आ रही है, बस इतना ही। पिछले एक हफ्ते से जब भी उन्हें अकेले समय मिलता, वे दोनों बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम का अभ्यास करते रहते थे। हालांकि अतीत में रीन सही था। उन दो योद्धाओं के पहरेदार होने के कारण उनके पास ऐसा करने के बहुत कम मौके थे। केवल रात के समय ही वे दोनों अकेले होते थे। खैर, बिल्कुल अकेले नहीं। उनके माता पिता उनके पास ही दूसरे बिस्तर पर सोते थे और उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि वे ज्यादा शोर न करें। यह बहुत ही अव्यावहारिक है। अगर हम सिर्फ रात में ही प्रशिक्षण लेते रहेंगे तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण तक पहुंचने में हमें बहुत समय लग जाएगा। रीन ने अपने नन्हे से कंधे उचका दिए। आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? जब तक हम सब कुछ पूरी तरह से नजरअंदाज करके उनके सामने ही प्रशिक्षण शुरू नहीं कर देते, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। शिकायत करने के बजाय अपने समय का सदुपयोग करने की कोशिश करें। हम दिन के समय का उपयोग जितना हो सके सोने के लिए कर सकते हैं। रोआन को यह बात पसंद नहीं थी क्योंकि रात में भी शोर मचाए बिना सही ढंग से लेटना मुश्किल था। कभी कभी तुरन या हमालिया भी जाग जाते थे क्योंकि वे पर्याप्त सावधानी नहीं बरतते थे। ऐसा होने पर उन्हें तुरंत अजीबोगरीब स्थितियों में बिस्तर पर लेटना पड़ता था। रीन के मामले में तो स्थिति और भी बदतर थी। तुरिन और हमालिया आखिरकार शादीशुदा जोड़ा है। चूंकि रीन और रोआन की उम्र लगभग 1 महीने ही है, इसलिए उनके नए माता पिता ने अपने कृत्यों को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। आखिर इस उम्र के बच्चे भविष्य में कुछ भी याद नहीं रख पाते। इसके बावजूद जुड़वा बच्चों ने अपने माता पिता को कई बार शारीरिक सुख का आनंद लेते हुए देख लिया। रोआन ने निश्चित रूप से ऐसे अवसरों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हे, क्या 31 साल का कुंवारा लड़का शर्मिंदा है? क्यों न तुम इस मौके का फायदा उठाकर और सीख लो ताकि एक दिन तुम भी इसी आनंद का लुत्फ उठा सको। रीन रोना चाहता था लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। और क्या सीखूं? वे हमारे माता पिता हैं, बेवकूफ। हालांकि रोआन ने नाक सिकोड़ी। बिल्कुल नहीं। हमारी आत्माएं किसी दूसरे ब्रह्मांड से आई है। इसलिए सच्चाई यह है कि हमें इन जुड़वा बच्चों के शरीर में नहीं आना चाहिए था। ऐसे में वे सचमुच हमारे माता पिता नहीं हैं। बेशक मैं अपने नए शरीर के लिए उनका बहुत आभारी हूं। रीन इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि यह सच था। आखिर उसे अभी भी धरती पर रहने वाले अपने माता पिता याद थे। पुराने माता पिता को जानने के बाद अचानक नए माता पिता मिल जाने से कोई भी अचानक से नए माता पिता से प्यार करने नहीं लगेगा। सामने दिखाए गए यौन दृश्य के बारे में रोआन की क्या राय थी, जाहिर है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर में एकमात्र समस्या यह थी कि उन्हें सोने में ज्यादा समय लगता था, जिससे उसके प्रशिक्षण का समय कम हो जाता था। तभी रोआन को एक विचार आया। पहरेदार हमेशा बैठक कक्ष के प्रवेश द्वार पर ही खड़े रहते हैं, कभी अंदर नहीं आते। अगर हम कमरे में ही रहने की जिद करें तो क्या होगा? रीन ने उसकी ओर देखा और पूछा, आपका क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं है कि हम अचानक उनसे कह दें कि वे हमें कमरे में अकेला छोड़ दें, है ना? रोआन ने अपना सिर हिलाया। क्या आप हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार भूल गए? अगर हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो मुझे विश्वास है कि हमालिया के पास हमें कमरे में ही छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। उनका सबसे बड़ा हथियार तो जाहिर तौर पर मरने का नाटक करना है। हालांकि रीन के कान उसकी उम्र के हिसाब से ऐसे रोने पर थोड़े लाल हो जाते थे, लेकिन उसे मानना पड़ा कि यह बहुत असरदार था। ऐसा इसलिए क्योंकि रीन और रोआन वैसे भी बहुत कम रोते थे, जो उनकी उम्र को देखते हुए दूसरों की नजरों में काफी अजीब बात थी। हम कल कोशिश कर सकते हैं। रात जल्दी बीत गई और अगली सुबह जैसे ही हमालिया उन्हें कमरे से बाहर लाने वाली थी, रीन और रोआन ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। जैसे ही वह बाहर कदम रखेगी, वे अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का पूरी ताकत से इस्तेमाल करेंगे। उसी क्षण वे बेडरूम की ओर झुक गए मानो वापस जाना चाहते हो। हमालिया चाहे जो भी करती, जुड़वा बच्चे तभी रोना बंद करते थे जब उन्हें वापस बिस्तर पर लिटाया जाता था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था क्योंकि बच्चों को हमेशा बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने हार मान ली और उन्हें वहीं छोड़ दिया। बैठक के प्रवेश द्वार पर खड़े पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। उन्हें सबक सिखाने में अभी बहुत समय लगेगा। और चूंकि बच्चे घर के अंदर ही थे, इसलिए रक्षक के रूप में उनका कर्तव्य निभाना आसान था। पहले तो हमालिया को डर था कि बिस्तर पर लंबे समय तक रहने से उन दोनों को कुछ परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन वे न केवल पूरी तरह से ठीक लग रहे थे, बल्कि समय बीतने के साथ साथ उनके शरीर और भी मजबूत होते जा रहे थे। इतना ही नहीं, वे इतनी तेजी से पसीना बहा रहे थे मानो उन्होंने मैराथन दौड़ लगाई हो। उस रात जूरी से हमालिया को पता चला कि शायद उनके शरीर में हो रहे बदलावों के कारण उन्हें पसीना आ रहा था। यही वजह थी कि जुड़वा बच्चे पहले से ही रक्त प्रतिस्थापन चरण में थे। इसलिए शरीर में हो रहे बदलावों के दौरान थोड़ा पसीना आना स्वाभाविक था। फिर भी हमालिया को यह जानकर काफी राहत मिली कि उनमें कोई समस्या नहीं थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जुड़वा बच्चे सचमुच अकेले में जमकर अभ्यास कर रहे थे। उनकी मेहनत रंग ला रही थी।
2 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के बाद रीन और रोआन रक्त प्रत्यारोपण चरण के 10वें हिस्से तक पहुंच चुके थे। यह याद रखना जरूरी है कि उनके माता पिता उनसे 20 साल आगे थे। उन्होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम का अभ्यास तब शुरू किया जब वे केवल 5 साल के थे। लेकिन इतने वर्षों बाद भी ट्यूरेन अभी भी तीसरे चरण में है, जबकि हमालिया दूसरे चरण में है। केवल 2 हफ्तों में ब्लड रिप्लेसमेंट स्टेज के 10वें हिस्से तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से तेज है। अंततः 2 सप्ताह बीत गए। आज वह दिन था जब ईमान नारी आने वाले थे। कबीले के बुजुर्ग भी उनके आने की प्रतीक्षा में प्रवेश द्वार पर मौजूद थे। जब सूरज आसमान में अपने उच्चतम बिंदु के आधे रास्ते पर पहुंचा तो जूरी ने दूर कुछ हलचल देखी। पहले तो वह धुंधला सा दिखाई दिया, लेकिन जल्द ही सभी लोग उस समूह को देख पाए। उनमें से एक के पास एक झंडा था जो उनके कबीले का प्रतीक था। यह नारी जनजाति का झंडा है। वे आखिरकार पहुंच गए। हालांकि जूरी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे बगल में एक और झंडा भी दिखाई दे रहा था। मैं समझ गया। तो ट्रांको जनजाति ने ही उन्हें रीन और रोआन के बारे में बताया था। ऐसा लगता है कि हमारी जनजाति के अंदर कुछ जासूस हैं। हालांकि यह समस्या बाद में हल की जाएगी। पहले उन्हें अपने सामने मौजूद नारी और ट्रांको जनजाति समूह से निपटना होगा। अध्याय 17 एक और योजना। कुछ ही देर में दूर से आ रही दोनों जनजातियां वारेन जनजाति के प्रवेश द्वार पर पहुंच गईं। जूरी ने चारों ओर देखा और उसे 100 से अधिक योद्धा दिखाई दिए। उनमें से कई ऊर्जा संचय के मध्य चरण में थे और कुछ तो उन्नत चरण में भी थे। शिखर चरण में उसे केवल 2 ही योद्धा दिखाई दिए। बाकी सभी प्रारंभिक चरण में थे। नींव स्थापित करने के संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि नारी जनजाति ने 2 लोगों को शामिल किया। एक तो स्वयं ईमान नारी थे जो उन्नत अवस्था में है। दूसरे उनकी जनजाति के एक बुजुर्ग थे जो प्रारंभिक अवस्था में है। ट्रांको जनजाति के मामले में स्थापना प्रक्रिया में केवल उनका नेता ही शामिल था जो प्रारंभिक चरण में था। वह स्पष्ट रूप से रामिन ट्रांको थे। इसके बाद जूरी आगे बढ़ी और झुककर प्रणाम किया। स्वागत है। नारी जनजाति को हमसे मिलने आते देखकर आश्चर्य हुआ। और भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि ट्रांको जनजाति भी यहां मौजूद है। मुझे नहीं पता था कि आपकी दोनों जनजातियां मैत्रीपूर्ण संबंध रखती हैं। ईमान जोर से हंस पड़ा। यह सच है। चूंकि यह हमारा इलाका नहीं है, इसलिए मैंने उनसे इस जगह पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कहा है। मुझे उम्मीद है कि वारेन जनजाति के नेता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। ईमान ने वारेन जनजाति के दल को देखा और मन ही मन चिढ़कर नाक सिकोड़ी। केवल एक ही फाउंडेशन की स्थापना करनी है। यह आसान होना चाहिए। क्या जनजाति नेता जूरी हमें अंदर आने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? जूरी मुस्कुराई और फिर मुड़ गई। द्वार खोलो, हमारे मेहमानों को अंदर आने दो। इसके बाद जूरी सभी को एल्डर्स हॉल ले गई, जहां उनके लिए भोज तैयार किया गया था। दरअसल वारे जनजाति ऐसी चीजों पर पैसा बर्बाद नहीं करती थी, लेकिन आज एक विशेष अवसर था। बुजुर्ग लोग मन भर बातें करते और शराब पीते रहे। यामन नारी को उनके जहर से प्रभावित होने का कोई डर नहीं था। पहली बात तो यह कि उनके स्तर पर असर करने वाला जहर ढूंढना मुश्किल था। जहां तक उनके कम साधना स्तर वाले अधीनस्थों की बात है, उनमें से अधिकांश को कुछ भी खाने पीने से मना किया गया था। रामिन ट्रांको ने भी अपने साथियों के साथ ऐसा ही किया। दिन भर यही स्थिति बनी रही और रात हो गई। अंत में हॉल के अंदर केवल प्रत्येक जनजाति के बुजुर्ग ही रह गए ताकि वे अपनी यात्रा के वास्तविक उद्देश्य पर चर्चा कर सके। ईमान ने शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैंने सुना है कि आपके कबीले में असाधारण प्रतिभा वाले 2 लड़कों का जन्म हुआ है। कबीले के नेता जूरी, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है? जूरी की आंखें सिकुड़ गईं। यह यहां है। फिर वह जोर से हंसने लगा। हा हा हा, ये कैसे हो सकता है? नारी जनजाति की प्रतिभाओं के सामने हमारी जैसी छोटी जनजाति क्या कर सकती है? वे तो बस औसत हैं, जनजाति नेता की चिंता के लायक नहीं। नारी जनजाति में लगभग इतने सदस्य हैं कि वह एक बड़ी जनजाति बन सकती है। जैसे ही कोई कोर फॉर्मेशन एल्डर प्रकट होता है, नारी जनजाति आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगी। रामिन ट्रांको ने यह सुना और अपनी बात रखी। आप कुछ ज्यादा ही विनम्र हो रहे हैं, कबीले के मुखिया जूरी। ग्रीन लेवल की प्रतिभाओं का प्रकट होना बेहद मुश्किल है। मेरे पूरे कबीले में भी ग्रीन लेवल की योग्यता रखने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं ही हूं। कबीले के मुखिया जूरी को खुद पर ज्यादा गर्व होना चाहिए। जूरी जानता था कि यह सब दिखावा है, इसलिए उसने बस हालात के अनुसार चलना शुरू कर दिया। जनजाति प्रमुख रामिन बहुत ही विनम्र हैं। तभी जूरी ने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। ठीक है, ठीक है। हमारे समुदाय में इतनी प्रतिभाओं का होना सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि हमारे सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। बस यही बात है। जो भी हमारे जैसी ही व्यवस्था अपनाएगा, उसे भी जल्द ही अपनी रैंकिंग में प्रतिभाओं की बाढ़ देखने को मिलेगी। ईमान और रामिन अचंभित रह गए। क्या वह कह रहा है कि वह अपने कबीले में प्रकट होने वाली प्रतिभाओं की संख्या बढ़ा सकता है? लेकिन यह कैसे संभव है? ईमान ने पूछे बिना नहीं रह सका। रीन और रोआन के बारे में उसने बाद में बात करने का फैसला किया। क्या जनजाति के नेता जूरी समझा सकते हैं कि उनका क्या मतलब था?
जूरी को पता था कि उसने मछली को फंसा लिया है और फिर उसने इसका कारण बताया। अरे, ये तो कुछ खास नहीं है। हमारी जनजाति व्यवस्था दूसरों से अलग है। हम प्रतिभाहीन लोगों पर अत्याचार नहीं करते और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। जीवन आसान तो नहीं है, लेकिन यहाँ हर कोई, यहाँ तक कि सबसे कमजोर लोग भी, हर दिन भरपेट खाते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, वे जनजाति के बुजुर्गों और योद्धाओं को नाराज करने से नहीं डरते, जबकि दूसरी जनजातियों में स्थिति बिल्कुल अलग है। उनके मन को शांति मिलती है, उनका पेट भरा रहता है और उन्हें अन्य सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है। इसके अलावा, भले ही यह थोड़ी मात्रा में हो, लेकिन उन्हें अपने काम के लिए भुगतान मिलता है। इसलिए जब व्यापारी हमारे अयस्क खरीदने आते हैं, तो उनमें से कुछ तो उससे कुछ कृषि संसाधन भी खरीद लेते हैं। इसी वजह से माताएं अपने गर्भ में बेहतर पोषण वाले बच्चे पैदा कर पाती हैं। और शांत मन से, माताओं की बुरी भावनाएं भी उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर नहीं डालती। जरा इस तरह सोचिए। दूसरी जनजातियों में गर्भावस्था के दौरान मां को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। साथ ही वह हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहती है कि उसका परिवार नए बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगा, अगर कर भी पाए तो। ऐसी चिंताएं और अन्य बातों का डर भी इन जनजातियों में गर्भावस्था पर गंभीर प्रभाव डालता है। भला ऐसी मां से पैदा हुए बच्चे से उच्च प्रतिभा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यह तो सरासर बेतुका है। जूरी ने आगे कहा, लगभग 10 साल पहले हमने अपने समुदाय में भूरे या उससे भी अधिक प्रतिभावान सदस्यों की संख्या में वृद्धि देखी। हमने गौर किया कि जन्म के समय सभी नवजात शिशु बड़े और स्वस्थ थे। जल्द ही हमें समझ आया कि सुखी जीवन जीने की मात्र आशा ने ही हमारे समुदाय को अन्य सभी समुदायों की तुलना में कहीं अधिक प्रतिभाओं को जन्म देने के लिए प्रेरित किया था। कल्पना कीजिए कि जब हमने यह देखा तो हम कितने प्रसन्न हुए होंगे। ईमान ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी बातों से तो यही लगता है कि उनके कबीले में कोई भी कबीले के बुजुर्गों और योद्धाओं से नहीं डरता। उसकी नज़र में यह बात बेतुकी है। और ये मजदूरों को वेतन देने का क्या मतलब? अगर आप में कोई हुनर नहीं है तो हुनरमंदों के लिए काम करना आपका सम्मान होना चाहिए। उन्हें कोई वेतन क्यों मिलना चाहिए? उसे लगा कि शायद उसके जैसे लोग बेवकूफ बन रहे हैं। रामिन ट्रांको को पहले से ही पता था कि वारिन जनजाति अपने निवासियों के साथ कैसा व्यवहार करती है, क्योंकि उसके यहाँ जासूस मौजूद थे। फिर भी प्रतिभाओं में इस तरह की वृद्धि के बारे में उसे पहली बार पता चला था। जूरी ने जाहिर तौर पर यह बात नोटिस की। ऐसा लगता है कि कबीले के नेता ईमान और रामिन मेरी बातों पर संदेह कर रहे हैं। यह सुनकर ईमान तुरंत मुस्कुरा उठा। ऐसा कैसे हो सकता है? कबीले का मुखिया जूरी एक गुणी व्यक्ति है। हालांकि आपकी बातों पर विश्वास करना वाकई बहुत मुश्किल है। रामिन ट्रांको अचानक भौहें चढ़ा बैठा। वह समझ गया कि अभी अभी कहे गए उन शब्दों से यह स्पष्ट हो गया कि यामान नारी वास्तव में प्रतिभाओं की संख्या बढ़ाने की इस पद्धति में रुचि रखता है। हाँ, जरूर, कबीले की मुखिया जूरी मजाक कर रही होगी। बिना आंतरिक प्रतिस्पर्धा वाले कबीले में इतने प्रतिभाशाली बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं? क्या यह महज एक गलती है? या शायद यह महज किस्मत थी? जूरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर कहा, निसंदेह आंतरिक प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा केवल उन लोगों के बीच होती है जिनमें योद्धा बनने की योग्यता होती है। साथ ही हम उन्हें लगातार बाहर जाकर राक्षसी जीवों के विरुद्ध अभ्यास करने और खुद को मजबूत बनाने का अवसर देते हैं। हम उनके सुधार के लिए कई अलग अलग नियमों का भी उपयोग करते हैं। जूरी ने ईमान नारी की ओर देखा और पूछा, जनजाति प्रमुख ईमान, आपकी जनजाति में हर 1000 नवजात शिशुओं में से कितने शिशुओं में भूरे स्तर की योग्यता या उससे अधिक योग्यता होती है? ईमान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सोचने लगा कि क्या उसे ऐसी बात कहनी चाहिए। लेकिन अंत में उसे याद आया कि दक्षिण में उसके कबीले के पद के लिए दावेदारी कर रहे अन्य कबीले पहले से ही यह बात जानते थे। चूंकि ऐसा है, इसलिए इसे यहां छिपाने का कोई खास मतलब नहीं था। हर 1000 में से हमें लगभग 20 से 30 ऐसे लोग मिलते हैं जिनमें भूरे रंग की प्रतिभा या उससे अधिक की क्षमता होती है। जूरी मुस्कुराई और अपने बगल में बैठे बुजुर्ग की ओर देखा। उस बुजुर्ग ने उसकी बात समझ ली। अब समय आ गया था कि उन्हें दिखाया जाए कि वारिन जनजाति क्या कर सकती है। अध्याय 18, पासा पलटना। बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रभावशाली ढंग से उठते हुए कहा। उनके हाथ में एक हस्तपत्र था जिस पर जनजाति के सदस्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ जानकारी लिखी थी। वारिन जनजाति में कई लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन बुजुर्गों को पढ़ना आना चाहिए। आखिर वे ही तो व्यापारियों और अन्य सौदों का जिम्मा संभालते हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे समुदाय में कुल 3598 नवजात शिशु हुए। उनमें से हमें कुल 311 ब्राउन स्तर या उससे अधिक योग्यता वाले शिशु मिले। पिछले 1000 शिशुओं में, जिनमें मिला हुईनान, रीन लाक्स और रोआन लाक्स शामिल हैं, 103 शिशुओं में कम से कम ब्राउन स्तर की योग्यता थी। ईमान और रामिन चौंक गए। यह तो उनकी कुल संख्या से 3 गुना से भी ज्यादा है। अगर उन्हें 40 या 50 या शायद 60 भी मिल जाते तो वे इसे किस्मत मान लेते, लेकिन 100 से ज्यादा, यह तो हद से ज्यादा है। इसके बाद जूरी ने अपने कप में रखी शराब की एक घूंट ली और बोलना जारी रखा। बेशक ये अंतर व्यवस्था लागू होने के 10 साल से ज्यादा समय बाद ही दिखने शुरू हुए।
हमारे कबीले के सदस्यों को पहले इसकी आदत डालनी पड़ी, इसलिए यह एक धीमी प्रक्रिया है। भरोसा एक दिन में नहीं मिलता, खासकर तब जब पिछले इरिक परिवार ने इतने लंबे समय तक दमनकारी व्यवस्था का इस्तेमाल किया हो। इसी वजह से ये सभी नए प्रतिभाशाली लोग अभी बच्चे हैं, योद्धा नहीं। इसलिए उन्हें परिपक्व होने और खुद योद्धा बनने में समय लगेगा। जूरी को ईमान की आंखों में चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि मैं इस संघर्ष को बिना किसी जानमाल के नुकसान के सुलझा लूंगा। हालांकि इससे हमारे क्षेत्र की अन्य जनजातियों को पता चल जाएगा कि मेरी वारिन जनजाति की शक्ति भयावह गति से बढ़ती रहेगी। अंततः यह एक दोधारी तलवार है, लेकिन मैं यह जोखिम उठाने को तैयार हूं। आखिरकार हम प्रतिभाओं में इतनी भारी वृद्धि को उनसे ज्यादा समय तक छिपा नहीं पाएंगे। ईमान नारी रीन, रोआन और मिला के अस्तित्व को पूरी तरह से भूल चुका था। उसके लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात वही थी जो उसने अभी सुनी थी। ये वो संख्याएं हैं जिनसे उसकी जनजाति समृद्ध हो सकती है। अंततः उनसे दूसरी जनजातियों की प्रतिभाओं को हासिल करने की कोशिश करना केवल एक अस्थायी समाधान है। इससे समस्या की जड़ हल नहीं हो सकती। इसके अलावा दूसरे कबीलों के बच्चों को ले जाना उसके नारी कबीले के प्रति नफरत को और बढ़ा देगा। अगर उसमें अपने कबीले की जन्मजात प्रतिभा होती तो वह ऐसे कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करता। बेशक उसका नारी कबीला मध्यम आकार का है और लगभग एक बड़े कबीले की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके मध्य में एक कोर फॉर्मेशन एल्डर के बिना इसे कभी भी एक बड़ा कबीला नहीं माना जा सकता। वह जानता है कि उसके पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं है, उसे आने वाली पीढ़ी पर निर्भर रहना होगा। लेकिन अब तक भविष्य और भी अंधकार में होता जा रहा था। जूरी कबीले के तरीके ठीक वही थे जिनकी उसके कबीले को जरूरत थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एक बड़ी समस्या का पता चला। मेरी जनजाति के आकार को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था को प्रभावी होने में कितने साल लगेंगे? वह सही था। इस समय नारी जनजाति पूरी तरह से दमनकारी व्यवस्था पर चल रही है। उन योद्धाओं को छोड़कर जिन्हें जन्मजात उच्च प्रतिभा प्राप्त है, बाकी सभी को गुलामों की तरह माना जाता है। भला वह अचानक से कोई नई व्यवस्था कैसे लागू कर सकता था? सबसे पहले तो उसके अधिकांश योद्धा आम लोगों का अपनी इच्छानुसार उपयोग करने के आदी हो चुके हैं। इसे उनकी श्रेष्ठता की धारणा का हिस्सा भी माना जा सकता है। उनकी नज़र में उन कमजोर लोगों को अपनी जान देकर भी उनकी सेवा करनी चाहिए और कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। यह उनकी गलती है कि वे उनके जैसी प्रतिभा के साथ पैदा नहीं हुए। अगर ईमान वापस आकर ऐसी व्यवस्था लागू करने की कोशिश करता है तो योद्धा शायद विद्रोह कर देंगे। वे अपना आरामदेह जीवन कभी नहीं छोड़ेंगे जहां सारा काम आम लोग करते हैं। वैसे भी वह खुद भी अब तक ऐसी ही व्यवस्था का इस्तेमाल करता रहा है। यह सोचकर ही उसका सिर दर्द होने लगता है कि उसे कबीले की आमदनी का कुछ हिस्सा उन आम लोगों को उनके काम के लिए देना पड़ेगा। फिर भी आंकड़े उसके सामने हैं। रामिन ट्रांको ने यामन के संदेह को भांप लिया और उसका दिल बैठ गया। यह व्यवस्था वास्तव में काम करती है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि अकेले उसका ट्रांको कबीला वारिन कबीले का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए इस पर्वत पर कब्जा करने का उसका सपना अब अधूरा है। जनजाति प्रमुख जूरी मजाक करने में माहिर है। किसी जनजाति के पास इतनी बड़ी संख्या कैसे हो सकती है? अगर आपके पास इसकी आधी संख्या भी हो तो यह असंभव ही होगा। जनजाति प्रमुख ईमान, ये संख्याएं किसी भी तरह से सच नहीं हो सकती। ईमान ने अपनी आंखें सिकोड़ी। हालांकि उसे लगता है कि यह सच हो सकता है, लेकिन झूठ होने की संभावना भी कम नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जूरी जोर से हंस पड़ी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कबीले के नेता ट्रांको की चिंताएं जायज और सही हैं। भला आप कुछ कागजों और आंकड़ों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी शक होता। इसके बाद जूरी ने निमंत्रण दिया। कबीले के मुखिया यामन और ट्रांको, आप दोनों आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाते? आपके आने से पहले ही मैंने आपको आदेश दे दिए हैं। कल सुबह 0 से 10 वर्ष की आयु के सभी बच्चे जिनकी प्रतिभा का स्तर भूरा या उससे अधिक है, आपके सामने एक बार फिर प्रतिभा परीक्षण करेंगे। यदि आप चाहें तो आप अपने कबीले का प्रतिभा परीक्षण भी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रामिन ट्रांको का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या उसे डर नहीं लग रहा कि उसका और ईमान का समूह इस मौके का फायदा उठाकर तबाही मचा देंगे? उनके पास कुल 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर हैं, जबकि वारिन जनजाति के पास सिर्फ एक है। अगर उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर बड़ा हमला किया तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन तभी उसे एक समस्या समझ में आई। ईमान नारी को इसमें सचमुच दिलचस्पी है। अगर उसने दखल देने की कोशिश की तो हो सकता है कि नारी जनजाति उसे ही मार डाले। जूरी वारिन ने स्पष्ट रूप से नारी जनजाति की समस्या को शुरू से ही भांप लिया था। सबसे पहले, अगर उन्हें और प्रतिभाओं की जरूरत नहीं होती तो वे रीन, रोआन और माली को पकड़ने की कोशिश क्यों करते? जूरी ने नारी जनजाति की समस्या की जड़ पर प्रहार किया। ईमान ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अन्य वरिष्ठ सदस्य और कुछ उच्च पदस्थ सदस्यों की ओर देखा। आपस में कुछ आध्यात्मिक संदेशों का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। बहुत अच्छा, हम कबीले के नेता जूरी को परेशान करेंगे कि वह आज रात हमारे ठहरने के लिए जगह तैयार करें। जूरी एक बार फिर हंस पड़ी। इसमें क्या समस्या हो सकती है? नारी जनजाति का तो हार्दिक स्वागत है।
फिर उसने एक पल के लिए रामिन ट्रांको की ओर देखा और मन ही मन चिढ़कर नाक सिकोड़ी। बस देखते रहिए कि मैं आपके सामने ही एक दुश्मन को अपना सहयोगी कैसे बना देता हूं। अध्याय 19 खबर फैलाए। रात पलक झपकते ही बीत गई। जूरी ने यह भी सुनिश्चित किया कि ट्रांको जनजाति पर और अधिक योद्धा नजर रखें ताकि वे कोई मूर्खतापूर्ण हरकत न करें। अगली सुबह पिछले दिन के आदेशों के कारण मैदान 0 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों से भरा हुआ था। ईमान नारी को यह समझने के लिए सिर्फ एक नजर ही काफी थी कि वहां निश्चित रूप से 200 से अधिक बच्चे थे। इसके अलावा उनकी आध्यात्मिक समझ इतनी प्रबल थी कि वे उससे पूरे मैदान का जायजा ले सकते थे। कुल मिलाकर 283 बच्चे। बाकी के करीब 30 बच्चे शायद आ नहीं सके या अतीत में उनके साथ कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हुई हों। फिर भी अगर ये सभी बच्चे वाकई ब्राउन विश्वविद्यालय के स्तर की या उससे भी अधिक प्रतिभा वाले निकले तो। जूरी भी यामन और ट्रांको के साथ वही मौजूद था। उसने जल्द ही आदेश दिया और सभी बच्चे और उनके माता पिता कतार में लग गए। फिर जूरी ने यामन की ओर देखा और पूछा, जनजाति प्रमुख ईमान, क्या आप हमारे एप्टीट्यूड ऑर्ब का उपयोग करना चाहेंगे या आपके पास अपना कोई ऑर्ब है? ईमान को लगभग 100% यकीन था कि जूरी झूठ नहीं बोल रही थी। फिर भी उसे पूरी तरह से आश्वस्त होना जरूरी था। अगर कबीले की नेता जूरी को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं अपने कबीले के ही किसी सदस्य का इस्तेमाल करूंगा। जूरी हंसी और फिर बोली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप स्वयं ही परीक्षण कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो जनजाति नेता ईमान अधिक आश्वस्त होंगे। ईमान ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। जल्द ही परीक्षण शुरू हो गया। जूरी ने उसे बताया कि उस समय उपस्थित सभी बच्चों में ब्राउन लेवल एप्टीट्यूड या उससे अधिक का स्तर था, इसलिए हर कोई ग्रे रंग नहीं दिखा सकता था। 1 बच्चा, 10 बच्चे, 100 बच्चे। जब 100 बच्चों का परीक्षण पूरा हुआ तो ईमान का चेहरा आश्चर्य से चौंक उठा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि न केवल हर बच्चे में कम से कम भूरे स्तर की योग्यता थी, बल्कि उनमें से लगभग 20% में पीले स्तर की योग्यता थी। 20% बच्चों में पीले रंग की योग्यता होना उनके लिए इस तथ्य से भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक था कि उन सभी में योद्धा बनने की क्षमता थी। इसका मतलब था कि हर 5 योग्य बच्चों में से कम 1 बच्चा पीले स्तर का था। अगर वह अपने कबीले के आखिरी 100 बच्चों को इकट्ठा करके उनकी परीक्षा ले तो उनमें से 10% बच्चों में भी पीली प्रतिभा मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। इससे उसका यह विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि वारेन कबीले का तरीका सही था। फिर भी उसने हर एक बच्चे की परीक्षा लेना जारी रखा जब तक कि मौजूद सभी 283 बच्चों की परीक्षा पूरी नहीं हो गई। अब तक उसे कोई संदेह नहीं रहा था। अगर वह अनुमान लगाकर यह भी कह दे कि यह संख्या सिर्फ संयोगवश थी, तब भी पीली प्रतिभा वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। जूरी ने ईमान के कंधे पर थपथपाया और उसकी ओर मुस्कुराई। क्या कहते हैं आप, जनजाति नेता ईमान? क्या आप हमारी जनजाति द्वारा प्रतिभाओं को निखारने की विधि के बारे में और अधिक बात करना चाहेंगे? ईमान की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत सिर हिलाकर सहमति दी। बिल्कुल। वैसे मैंने मिला, रीन या रोआन को नहीं देखा। जूरी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। इन्हें बाहर लाने का क्या फायदा? कबीले के नेता यामन को पहले से ही उनकी योग्यता के बारे में पता है, इसलिए दोबारा परीक्षा लेना व्यर्थ होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मुझे कबीले के नेता यामन पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें अपने शीर्ष प्रतिभाओं के साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से रोकना होगा। ईमान ने इस विषय पर और जोर नहीं दिया। वह जानता था कि अगर वह जूरी की जगह होता तो वह भी यही करता। सभी निवासियों को उनके घरों में वापस भेज दिया गया और जूरी, ट्रांको और नारी जनजाति के साथ एल्डर्स हॉल में एकत्रित हुई। रामिन ट्रांको को पता था कि नारी जनजाति अब वारेन जनजाति से बच्चों को नहीं लेगी। ईमान को भविष्य में वारेन जनजाति की मदद की सख्त जरूरत होगी अगर वह वही या कम से कम मिलती जुलती व्यवस्था लागू करना चाहता है। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि नारी जनजाति ने लंबे समय तक दमनकारी व्यवस्था का इस्तेमाल किया था, इसलिए अब इसे लागू करने में उन्हें बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। नई व्यवस्था लागू करते समय विद्रोह को रोकना, आम लोगों और योद्धाओं के मन को बदलना आदि। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए यामन नारी को वारेन जनजाति की मदद की आवश्यकता होगी। वह जानता है कि इसमें लंबा समय लगेगा और इस प्रक्रिया में कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। तब जूरी मुस्कुराई और मदद करने के लिए सहमत हो गई। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कबीले के मुखिया यामन को यह समझना चाहिए कि यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। कबीले के मुखिया यामन को स्वयं आपकी सोच बदलनी होगी। आपके अधीनस्थों की नज़र में मैं देख सकता हूं कि वे भी आम लोगों को गुलाम बनाना बंद करने के विचार से खुश नहीं है। ईमान ने सिर हिलाया। लेकिन यह उसके कबीले के लिए, जिसने अपनी सारी क्षमता का उपयोग कर लिया है, और भी अधिक समृद्ध होने का अवसर है। वह और अन्य बुजुर्ग अच्छी तरह जानते हैं कि उनका पतन शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा आसपास के कबीले भी इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं समझता हूं कि इस कार्य में मेरी नारी जनजाति की सहायता करने से वेरन जनजाति के बहुत सारे संसाधन खर्च होंगे। इसलिए इसके बदले में मेरी नारी जनजाति वेरन जनजाति के साथ गठबंधन करने को तैयार है। भविष्य में यदि आपको हमारे योद्धाओं की सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें संदेश भेजें। मैं पूरी गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि छोटी जनजातियों के लिए अब कोई समस्या नहीं रहेगी।
यह कहते हुए उसने जानबूझकर ट्रांको जनजाति के मुखिया रामिन ट्रांको की ओर देखा। जूरी उसका इरादा समझ गई और बस हंस पड़ी। अच्छा, तो अब हमारा गठबंधन पक्का हो गया है, जूरी ने अपने कबीले के एक बुजुर्ग की ओर मुड़कर कहा। वृद्ध न्योल, कृपया यह खबर फैलाएं। यह हमारे वारिन कबीले के लिए एक खुशी का दिन है। न्योल ने झुककर प्रणाम किया और तुरंत चला गया। वह यह सुनिश्चित करेगा कि आसपास की सभी छोटी जनजातियों को इसके बारे में पता चले। रामिन ट्रांको जानता था कि अब यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने पहले जाने का फैसला किया। उसने जूरी वारिन को विदाई दी और उसके कबीले के सदस्य वारिन कबीले से निकल पड़े। लेकिन रास्ते में रामिन ट्रांको की नजर अपने एक अधीनस्थ पर पड़ी। वह आदमी उसकी बात समझ गया और परछाई की तरह गायब हो गया। ट्रांको कबीले के साथ आए योद्धाओं को भी इसका पता नहीं चला। लाक्स परिवार के घर में वापस आकर रोआन और रीन एक बार फिर पसीने से तरबतर हो रहे थे। साथ ही उन्होंने शरीर रूपांतरण प्रणाली का भाव बनाए रखा। उन्हें कबीले में हो रही किसी भी बात की जानकारी नहीं थी और न ही उन्हें इसकी परवाह थी। अचानक रोआन मृत्यु ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जान से मारने का इरादा। अध्याय 20 ध्यान भटकाने की योजना। रोआन मृत्यु ने अनगिनत वर्षों तक आत्माओं का मार्गदर्शन किया था। यह कल्पना करना कठिन है, या बेहतर कहीं तो लगभग असंभव है, कि रोआन ने अपने मूल ब्रह्मांड में किस प्रकार की मृत्यु नहीं देखी है। जाहिर है, हत्या करना उसके दायरे में आता था। इस तरह के काम के कारण उसने हत्या के इरादे को भांपने की गहरी समझ विकसित कर ली थी। यह समझ इस हद तक पहुंच गई थी कि यदि इरादा काफी प्रबल होता तो वह उसे देख भी सकता था। बिल्कुल इस समय यही स्थिति थी। रोआन को कमरे में एक लाल आभा फैलती हुई दिखाई दी। सबसे बुरी बात यह थी कि यह जानलेवा भावना रोआन और खुद रोआन की ओर लक्षित थी। ये क्या है? रोआन ने आश्चर्य से रीन की ओर देखा। आप इसे देख सकते हैं? रीन ने सिर हिलाया। यह लाल चीज क्या है? रोशनी? नहीं, कोई परछाई नहीं है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। और यह हमारे चारों ओर क्यों इकट्ठा हो रही है? फिर रोआन ने अपनी आत्मिक जुड़ाव के जरिए जल्दी से सब कुछ समझा दिया। अगर वह शब्दों का इस्तेमाल करता तो बहुत समय लग जाता, लेकिन उनकी आत्मिक बातचीत के जरिए वे पलक झपकते ही बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं। यह चीज जानलेवा इरादा है। यह हमारे शरीरों पर इसलिए जमा हो रही है क्योंकि हम हत्या के निशाने पर हैं। पहले तो इसे सिर्फ मुझे ही देखना था, लेकिन लगता है कि उस सफेद और गहरे प्रकाश के जरिए हमारे आत्मिक जुड़ाव ने तुम्हें भी इसे देखने की अनुमति दे दी। जिस तरह से वह जान से मारने की मंशा दिखा रहा है, उससे लगता है कि वह किसी भी कीमत पर हमें जान से मारने पर तुला हुआ है। साथ ही चूंकि हम पहले से ही उसकी जान से मारने की मंशा देख सकते हैं, इसका मतलब है कि वह आसपास ही है। रीन अचंभित रह गया। ये क्या बकवास है? मुझे जिंदा हुए अभी 1 महीना ही हुआ है और कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। धिक्कार है। फिर रोआन ने कहा, चलो उन 2 गार्डों के पास चलते हैं। जो कोई भी हमें मारना चाहता है उसे पहले उन्हें हराना होगा। रीन तुरंत समझ गया कि रोआन क्या करना चाहता है। ध्यान हटाने की योजना नंबर 2। रोआन मुस्कुराया और सिर हिलाया। यह जानकर अच्छा लगा कि आपको पता है। यह देखते हुए कि यह आदमी हमारे पास आ रहा है, यह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। आखिर प्रवेश द्वार पर ऊर्जा संग्राहक क्षेत्र के 2 रक्षक मौजूद हैं। हम शायद आध्यात्मिक चेतना नामक उस चीज से छिप नहीं सकते, इसलिए हमारी उम्मीदें उन दोनों पर टिकी हैं। फिर वे दोनों तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। हमालिया उन दोनों बच्चों को रेंगते हुए बाहर आते देखकर हैरान रह गई। आखिर वे दोनों कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकले थे। उसने देखा कि वे प्रवेश द्वार पर खड़े पहरेदारों में दिलचस्पी दिखा रहे थे, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वे उनके रक्षक हैं, इसलिए बच्चे उनके साथ ठीक रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार वे खुद कमरे से बाहर निकलना चाहते थे। रीन और रोआन को नहीं पता था कि वह क्या सोच रही है। न ही उनके पास इस बारे में सोचने का समय था। जुड़वा बच्चों के संरक्षक के नाम ओप्रिल और डाइकर थे। रीन और रोआन जल्द ही दोनों संरक्षकों के पैरों तक पहुंच गए और उनके साथ खेलने का नाटक करने लगे। ओप्रिल और डाइकर बस मुस्कुराए और उन्हें अपनी मनमर्जी करने दी। अचानक उन्हें एक आध्यात्मिक अनुभूति हुई। फिर भी यहां ऐसा होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वे तुरंत सतर्क हो गए। इसके तुरंत बाद कोने से एक साया निकला और हमला कर दिया। ऐसा लगा जैसे दुश्मन को अपना निशाना मिल गया हो। यह देखकर रीन और रोआन के रक्षक चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उनके कबीले के बीचों बीच हत्या का प्रयास करेगा। हालांकि वे रक्षक थे और उन्हें बचपन से ही बहुत प्रशिक्षण मिला था। यह देखकर कि दुश्मन का निशाना बच्चे थे, वे तुरंत आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकने के लिए कूद पड़े। उस व्यक्ति ने दोनों गार्डों को देखा और नाक सिकोड़ी। वे भले ही एक ही ऊर्जा संचयन स्तर पर हों, लेकिन वह तो पहले से ही शिखर पर है। ओप्रिल और डियाकर की बात करें तो ओप्रिल प्रारंभिक स्तर पर है, जबकि डियाकर मध्य स्तर पर है। दोनों पक्षों की साधना में काफी अंतर है। फिर दुश्मन ने अपनी मुट्ठी में आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित की और प्रहार किया। आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसने तुरंत ओप्रिल को पीछे धकेल दिया।
केवल डियाकर ही उस आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर का सामना कर सका। हालांकि वह जानता था कि स्थिति अच्छी नहीं है। दुश्मन की साधना उससे कहीं अधिक थी। उसे ऊर्जा की लहर को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। ओप्रिल जल्दी से संभल गया और वापस भागा, लेकिन वह काफी दूर गिर चुका था, इसलिए वह तुरंत डियाकर को सहारा नहीं दे पाएगा। डियाकर ने दुश्मन को लात मारकर दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन बहुत तेज था। दुश्मन ने बगल से छलांग लगाई और डियाकर के पार्श्व पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। डियाकर को खत्म करते ही ओप्रिल से छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। उसके बाद उसे बस डियाकर के पीछे मौजूद 2 बच्चों को मारना है, और अगर वह काफी तेज रहा तो उसके पास भागने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन तभी कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। ठीक उसी जगह पर जहां दुश्मन ने डियाकर की लात से खुद को बचाया था, वहां 2 बच्चे थे। समस्या यह थी कि बच्चे पहले डियाकर के पीछे ही थे, तो फिर वे ठीक उसी जगह कैसे प्रकट हो गए जहां डियाकर को कदम रखना था। दुश्मन पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा था, और बच्चों का प्रकट होना इतना अचानक हुआ कि हत्यारा उन पर ठोकर खा गया। इतना ही नहीं, जिस दिशा में वह लड़खड़ाकर गिरा, वह ओप्रिल के हमले की दिशा से बिल्कुल मेल खाती थी। हत्यारे की तो बात ही छोड़िए, डायकार और ओप्रिल भी इस घटनाक्रम से दंग रह गए। यह इतना भयावह था कि मानो यह कोई सोची समझी साजिश हो। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? वे तो अभी बच्चे हैं, इसलिए इसे महज एक संयोग ही कहा जा सकता है। शायद ईश्वर का आशीर्वाद भी। ओप्रिल ने जाहिर तौर पर यह मौका नहीं गवाया और पूरी ताकत से हमला कर दिया। भले ही वह शुरुआती चरण में हो और दुश्मन अपने चरम पर हो, लेकिन वे दोनों एक ही स्तर पर हैं। एकदम करीब से किया गया हमला निश्चित रूप से उसे भारी नुकसान पहुंचाएगा और शायद उसे मार भी देगा। इसके अलावा ओप्रिल ने सावधानी बरतते हुए उसके शरीर के उस हिस्से को निशाना बनाया जहां दिल स्थित था, ताकि निशाना न चुके। लेकिन आखिरी क्षण में दुश्मन ने अपना शरीर एक तरफ घुमा लिया, जिससे ओप्रिल का हमला उसके महत्वपूर्ण अंग पर नहीं लगा। हालांकि यह तथ्य नहीं बदला कि उसे बिल्कुल करीब से गोली लगी थी। हत्यारा हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। उसकी छाती की कई हड्डियां टूट गईं और कुछ टुकड़े उसके आंतरिक अंगों में घुस गए। हत्यारे को पता था कि इस हालत में उसके पास वारिन जनजाति से जिंदा निकलने का कोई मौका नहीं है। उसने घृणा भरी निगाहों से बच्चों को देखा। अगर पहले यह सिर्फ एक हत्या का मिशन था, तो अब वह इसे व्यक्तिगत मामला बना रहा था। चूंकि अब वह भाग नहीं सकता, इसलिए कम से कम उन बच्चों को अपने साथ नरक में ले जाएगा। रीन और रोआन ने देखा कि उनकी योजना कारगर साबित हुई। दुर्भाग्यवश उतनी कारगर नहीं जितनी उन्होंने सोची थी। धत तेरे की, अब तो ध्यान भटकाने की योजना उस पर दोबारा काम नहीं करेगी। रोआन ने मुंह बनाया। वह अभी घायल है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि डियाकर और ओप्रिल उसे काफी देर तक संभाल पाएंगे। लेखक का नोट: यदि आपको अब तक की कहानी पसंद आई है, तो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए कुछ पावर स्टोन छोड़ने पर विचार करें।